हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे सारे सपने पूरे कर सकती है, हमें समाज में एक अलग पहचान दिला सकती है। इसलिए हम सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ यूनिट नंबर 1 जो विलियन है, इस विलियन यूनिट में आपको आज हम पढ़ाएंगे क्वथनांक का उन्नयन। अणु संख्या गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन, तो आज आपको क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाया जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? उन्नयन शब्द का मतलब क्या है? उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, क्वथनांक में वृद्धि। तो आज आप पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा टी। तो आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी, बल्कि टी भी कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी मतलब बॉइलिंग करना, वृद्धि हो जाना, बॉइल हो जाना, क्वथनांक में वृद्धि हो जाना। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। जब उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के इक्वल हो जाएगा तभी वो चीज उबलेगी। पानी है, अगर पानी का वाष्प दाब बाह्य दाब के इक्वल हो जाता है तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। इसलिए पानी का क्वथनांक, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों, जब एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को आप पानी में घोल देते हैं, पानी किस ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और आपने क्या काम किया? उस पानी में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, चीनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया कुछ भी घोल दिया, तो अब वह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नहीं उबलेगा। अब इस ताप पर वह नहीं उबलेगा, नहीं बॉईल होगा। अब वह 100 डिग्री सेल्सियस ताप से कहीं ऊपर जाएगा, चाहे वो 100.3 हो, 100.10 हो, 100.15 हो, कुछ भी हो, 100 पर नहीं उबलेगा, 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। उसी वृद्धि को बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो यदि हम कहें कि शुद्ध द्रव का क्वथनांक, शुद्ध द्रव का क्वथनांक, शुद्ध द्रव का क्वथनांक T1 मान लें। शुद्ध द्रव का, ऐसा मानो हल्की से, ऐसे करो, शुद्ध द्रव का T1 ताप पर जो वाष्प दाब है, T1 ताप पर वाष्प दाब माना, T1 ताप पर वाष्प दाब T1, ऐसा मानो तुमसे, शुद्ध द्रव का T1 ताप पर वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो गया। शुद्ध द्रव का T1 ताप पर
वाष्पदाब वायुमंडल दाब के बराबर है, ये मान लीजिए। तो इसका जो क्वथनांक T1 है, अतः है शुद्ध द्रव कौन है? विलायक। अतः शुद्ध द्रव का, शुद्ध द्रव विलायक का, शुद्ध द्रव मतलब विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर T1 मान लिया। और जो विलयन है, जो उसमें विलय घोल दिया गया, क्या बन गया? वो विलयन बन गया। जब उसमें विलय घोल दिया, क्या बन गया? वो विलयन बन गया। विलयन का क्वथनांक बराबर T2 मान लिया। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हुआ? क्वथनांक में वृद्धि क्या हुई? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। क्वथनांक में उन्नयन क्या हुआ? T2 माइनस T1। ये क्या हुआ? क्वथनांक में उन्नयन हुआ। क्वथनांक में क्या हुई है? वृद्धि हुई। तो इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक के लिए व्यंजक निकालो। क्वथनांक के उन्नयन के लिए व्यंजक निकालिएगा। क्वथनांक के उन्नयन के लिए व्यंजक। क्वथनांक के उन्नयन के लिए व्यंजक क्या है? हम जानते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है ना, डेल्टा T, ये मोललता के समानुपाती होता है। मोललता, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? मोललता के समानुपाती होता है। अब मोललता क्या होती है? तो हम इसे कह सकते हैं पहले डेल्टा T, चाहो तो B लिख दे सकते हैं यहां पर आप लोग, KB इंटू M, ये बन सकता फॉर्मूला है। और KB क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है ये? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यह है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आप बच्चों जानते हैं, अब एक मोललता होती क्या है? यह आपने पढ़ा था पहले, इससे पहले टॉपिक में पढ़ रखा है चैप्टर की शुरुआत में। मोललता, मोललता M इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल w गुणा, बोलो क्या था? एक 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। अगर हम ये उठा के यहां रख दें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू अपॉन M इंटू कैपिटल W। ये बन गया इसका फॉर्मूला। यहां पर ये क्या क्या है, इन सब बताएंगे हम, क्या क्या चीजें यहां पर। डेल्टा TB क्या है, KB क्या है, स्मॉल w क्या है, M क्या है, ये क्या है? डेल्टा TB है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। KB क्या है यहां पर? मोलल उन्नयन स्थिरांक। KB क्या है यहां पर? मोलल उन्नयन
स्थिरांक है। W क्या है यहां पर? विलेय का ग्राम में भार, और M क्या है यहां पर? विलेय का अणुभार, और W क्या है? विलायक का ग्राम में भार। अब यहां पर यह क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड पूछ लेता कि क्वथनांक के उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है, या उसका निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो वहां पर आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं कि विलेय के अणुभार, मोलर द्रव्यमान और क्वथनांक के उन्नयन में क्या संबंध है। तो आप यह संबंध वहां पर स्थापित कर सकते हैं कि विलेय के अणुभार और विलेय के क्वथनांक के उन्नयन में यह संबंध है। यह संबंध यहां पर स्थापित करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये तो था विलेय के अणुभार और मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध, क्वथनांक के उन्नयन में संबंध। तो यहां पर ये सब चीज हो गई, प्रूफ हो गई। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद अगला पॉइंट बनता है बच्चों हमारा यहां पर, अगला जो अणु संख्या गुणधर्म है, वो अणु संख्या गुणधर्म नेक्स्ट हमारा आता है, जो आप करेंगे। नेक्स्ट अणु संख्या गुणधर्म आएगा हिमांक का अवनमन। हिमांक, हिम मतलब बर्फ होता है। हिमांक का अवनमन क्या होता है? हिमांक में कमी, अवनमन मतलब कमी होती है और उन्नयन का मतलब वृद्धि होती है। तो हिमांक में कमी, हिमांक का अवनमन, हिमांक में कमी, ये क्या होती है? हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से हमेशा कम रहेगा, ज्यादा नहीं होने का। जो विलयन है इसका हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है, अधिक कभी नहीं होता। इसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। अगर विलयन का, अगर हम शुद्ध पानी लें, प्योर जल ले लें, तो जल किस ताप पर हिम बन जाता? हिम मतलब बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर जल में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, कुछ भी विलेय पदार्थ मिला दो आप, जो भी आपकी मर्जी हो, तो जब आप उसमें कोई विलेय पदार्थ मिला देंगे, तो विलेय पदार्थ मिलाने के बाद यदि आप उसका हिमांक ज्ञात करेंगे तो वह हमेशा कम आएगा, 0 से कम पहुंच जाएगा। उसी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। क्या बोलते हैं उसी को? हिमांक का अवनमन बोलते हैं। हिमांक में कमी बोलते हैं। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। तो हिमांक का अवनमन, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। और इसे हम डेल्टा टी, साथ में एफ लिख देंगे, एफ में फ्रीज, डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो शुद्ध विलायक का देखते हैं कितना होता? शुद्ध विलायक का हिमांक T1 मान लो, विलयन का हिमांक क्या मान लिया हमने? T2। तो हिमांक में अवनमन क्या हुआ? हिमांक में अवनमन डेल्टा टी, एफ क्या हुआ? T2 माइनस T1। क्या हुआ? T2 माइनस T1 नहीं, गलत, T1 माइनस T2 हुआ। T1 माइनस T2, ज्यादा में से कम घटेगा, तो इसे बोलते हैं हिमांक का अवनमन। T1 माइनस T2 हिमांक का अवनमन होता है बच्चों। तो ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो हिमांक के अवनमन की यूनिट क्या होती है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। यूनिट क्या होती है? इनकी जो यूनिट होती है, याद रखना आप लोग, केजी पर मोल। केजी पर मोल की यूनिट होती है, क्वथनांक के उन्नयन की भी और हिमांक के अवनमन की भी ये यूनिट होती है। अब क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, वे पूछते हैं कि हिमांक के अवनमन और मोलरता में क्या संबंध है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था हिमांक के अवनमन और मोलरता में संबंध। हिमांक के अवनमन
आपने पढ़ा था क्वथनांक के उन्नयन में मोललता में, आप पढ़ेंगे हिमांक के अवनमन व मोललता में संबंध। वह मोललता में क्या हो रहा है, संबंध। इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आप देखेंगे हिमांक के अवनमन मोललता में क्या संबंध है। बच्चों हिमांक का अवनमन जो होता है डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। मोलैलिटी मोललता के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललता के होता है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है ये। और यहां के एफ क्या है, यहां पर के एफ है, यहां पर मोलल अवनमन स्थिरांक है। मोलल अवनमन स्थिरांक है के एफ यहां पर। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन बनता है कि हिमांक के अवनमन और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। हिमांक के अवनमन से विलेय के मोल द्रव्यमान का निर्धारण कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो इसे कैसे करेंगे सोल्व। हिमांक के अवनमन से विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कैसे करेंगे। आपने अभी क्या पढ़ा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, आपने पढ़ा भी अभी। और आप जानते थे एम क्या है, यहां पर एम है, यहां पर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। डेल्टा टी एफ क्या है, यहां पर के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन ये है यहां पर। अब यहां पर ये विलेय के अणुभार और डेल्टा टी एफ में रिलेशन आया। अब इस रिलेशन के बाद इन सब लिखते हैं किस संकेत का क्या अर्थ है। टी एफ क्या है यहां पर, के एफ क्या है यहां पर, स्मॉल डब्लू क्या है यहां पर, एम क्या है और कैपिटल डब्लू क्या है यहां पर। ये पांचों बातें हैं क्या क्या, ये सब बातें भी हमें पता होनी चाहिए। बच्चों टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। के एफ क्या है यहां पर, बताइएगा के एफ क्या है यहां पर, मोलल अवनमन स्थिरांक है। डब्लू क्या है यहां पर, विलेय का अणुभार है। एम क्या है यहां पर, सॉरी विलेय का ग्राम्य भार है। और एम क्या है यहां पर, विलेय का अणुभार है। और डब्लू क्या है यहां पर, विलायक का ग्राम्य भार है। विलायक का ग्राम्य भार है कौन, कैपिटल डब्लू। तो इस प्रकार से हम यहां पर क्या कर सकते हैं पता कि क्वथनांक के उन्नयन
और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। इसके बाद ये जो है टॉपिक यहां पूरा होता है और उसके बाद अब करते हैं प्रतिहिम यौगिक क्या होते हैं बच्चों। ये आपको जानना जरूरी है कि प्रतिहिम यौगिक किन्हें कहते हैं। प्रतिहिम यौगिक एंटी फ्रीज कंपाउंड, एंटी फ्रीज कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है एंटी फ्रीज कंपाउंड है, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण जल और एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या है यहाँ प्रतिहिम यौगिक है। प्रतिहिम यौगिक होते क्या है देखिएगा। प्रतिहिम जो पानी को बर्फ बनने से रोकते हैं, पानी को बर्फ में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिहिम यौगिक, जो पानी को बर्फ में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं बच्चों प्रतिहिम यौगिक। मोटर वाहनों के रेडिएटर होते हैं, जो कार है इनमें रेडिएटर होता है एक, तो रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए उनमें पानी डाल देते हैं जिससे कि रेडिएटर ठंडा रहे। जब कार चलती है तो इंजन गर्म हो जाता है और गर्म होने से उस इंजन को ठंडा रखने के लिए उसमें रेडिएटर में पानी डाल दिया जाता है। परंतु कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ठंडे देश हैं, तो ठंडे देशों में रेडिएटर में पानी जम जाता है, डालते ही जम जाता है उन्हें पानी, तो उनमें पानी न जमे तो इसलिए पानी में थोड़ा सा इथाइलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, इसे पानी मिला दो। जब पानी में एथिलीन ग्लाइकोल को मिला देते हैं तो इसे मिलाने के बाद जो मिश्रण है पानी एथिलीन ग्लाइकोल, ये शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोल का योग जल के हिमांक को बढ़ा देता है और इसे जमने से रोक देता है। एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? जमने से रोक देता है पानी को, और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे यौगिक कहलाते हैं एंटी फ्रीज कंपाउंड, एंटी फ्रीज यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक जल को जमने से रोक देते हैं। तो ठंडे जो प्रदेश होते हैं उन देशों में रेडिएटर में पानी न जम जाए तो उन्हें रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल का ही प्रयोग किया जाता है बच्चों। अब यहां पर ये टॉपिक हुआ, इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं और अगले टॉपिक में आपको 2-4 बातें बताएंगे जो बड़े ही काम की बातें हैं। तो वह टॉपिक अब शुरू करते हैं बच्चों। वियोजन क्या होता है? वियोजन के बारे में बताइए आप, वियोजन होता क्या है? वियोजन किसे कहते हैं? व्हाट इज वियोजन? वियोजन जब विलेय एक वैद्युतअपघट्य होता है, कोई विलेय है और वह वैद्युतअपघट्य है, NaCl है, KCl है, ये सब क्या वैद्युतअपघट्य है। तो जब विलेय वैद्युतअपघट्य होता है तो वह वियोजित होकर आयन देता है। विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है और अणु संख्या गुण बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसे बोलते हैं वियोजन। अब NaCl है, एक वैद्युतअपघट्य है, अगर हम इसे पानी में मिला दें, इसमें जल ऐड कर दें, तो अब ये बन जाएगा Na+Cl। तो विलयन में आयनों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो विलयन का अणु संख्या गुण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये कहलाएगा वियोजन। अब ये बताओ संगुणन। संगुणन में क्या होता? संगुणन में जब किसी विलेय के अणु विलयन में संगुणित हो जाते हैं, जब किसी विलेय के अणु विलयन में संगुणित हो जाते हैं, विलयन में क्या होते हैं? विलेय के अणु संगुणित हो जाते हैं, तो उनके संगुणित हो जाने से कणों की संख्या घट जाती है, और जब कणों की संख्या घट जाती है तो उसे बोलते हैं संगुणन।
ये देखिए एसिटिक अम्ल के दो अणु हैं, CH3COOH के दो अणु हैं। अब ये दो अणु विलयन में हो गए संगुणित। तो पहले दो अणु थे, कितने मॉलिक्यूल थे? दो। अब कितना रह गया? एक अणु। तो ये हो गया संगुणन। तो वियोजन में क्या होता है? हमेशा कणों की संख्या बढ़ती है, और संगुणन में हमेशा कणों की संख्या क्या होती है बच्चों? घटती है। वियोजन में कणों की संख्या हमेशा बढ़ती है और संगुणन में कणों की संख्या हमेशा घटती है। तो ये था वियोजन और ये था संगुणन। अब वियोजन व संगुणन के बाद देखते हैं वांट हाफ गुणांक क्या कहता है। अगला टॉपिक है बेटे वांट हाफ गुणांक। क्या टॉपिक है? वांट हाफ गुणांक आई क्या होता है? जब वियोजन हो या संगुणन हो तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो विलयन में अणु संख्या गुणों और विलय के अणुभार का सही मान ज्ञात करने के लिए वांट हाफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है। तो वांट हाफ गुणांक क्या है? आई क्या होता है? देखिएगा, जो अणु संख्या गुणधर्म में कौन कौन से हैं? परासरण दाब है एक, तो परासरण दाब। अगर कोई पदार्थ न हो रहा वियोजित न हो रहा संगुणित, तो आप कह सकते हैं जब कोई पदार्थ न तो हो रहा वियोजित और न हो रहा संगुणित, तो आप कह सकते हैं वांट हाफ गुणांक परासरण दाब PV = NRT कह सकते हैं। परंतु यदि पदार्थ वियोजित हो रहा हो या संगुणित हो रहा हो, वियोजित हो रहा हो या संगुणित हो रहा हो, जब वियोजन या संगुणन होता है तब तो बन जाएगा PV = INRT का प्रयोग करेंगे। सही है। इसी प्रकार क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, जब क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB होता है तो हम जानते हैं स्मॉल KB × स्मॉल w / m ये होता है। होता का नहीं होता? m × a। परंतु यदि संगुणन या वियोजन हो रहा हो तो संगुणन हो रहा हो या वियोजन हो, तब क्या करेंगे? डेल्टा TB = I × KB स्मॉल w / m ये करेंगे। क्या हो रहा हो? वियोजन हो रहा हो या फिर संगुणन हो रहा हो। अगर हिमांक के अवनमन की बात करें, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF, तो क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा TF = I बाद में लगाएंगे KF × स्मॉल w × 1000 / m × कैपिटल W। अगर यहीं पर वियोजन हो रहा हो
या संगुणन हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू आई, क्या है यहां पर 1/2 गुणांक। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा, क्वथनांक में हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हम जानते हैं वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M अपॉन M इंटू कैपिटल W होता। अगर वियोजन हो रहा हो या संगुणन हो रहा हो तो क्या बन जाएगा, P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये उनका फॉर्मूला। तो यदि वियोजन की कंडीशन कहीं लगा दी जाए या संगुणन की कंडीशन कहीं लगा दी जाए, तो वियोजन या संगुणन की कंडीशन जब लग जाएंगी तो आपको वहां पर 1/2 गुणांक आई का प्रयोग करना होगा। तो ये आप याद रखेंगे, अगर वियोजन की कंडीशन हो या कहीं संगुणन की कंडीशन हो तो आप वहां पर 1/2 गुणांक का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब बात यहीं पर आती है कि 1/2 गुणांक की गणना कैसे करते हैं, कैसे हम 1/2 गुणांक को पता लगाते हैं कि कितना 1/2 गुणांक है, इसका वियोजन हो रहा है या संगुणन हो रहा है। देखो बता दो आपको एक बात मैं पहले, यदि आई की वैल्यू 1, आई बड़ा है 1 से, आई छोटा है 1 से, तो क्या होता है, इस कंडीशन में विलेय न तो वियोजित हो रहा है, न ही संगुणित हो रहा है। अगर आई की वैल्यू ज्यादा है 1 से तो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में विलेय विलयन में वियोजित हो रहा है, विलेय विलयन में वियोजित हो रहा है। अगर आई छोटा है 1 से तो विलेय विलयन में संगुणित हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें संगुणित हो रहा है, ये कंडीशन है। अब ये 1/2 गुणांक फाइंड कैसे करते हैं, हमें क्या पता कि वियोजन हो रहा है या नहीं हो रहा, संगुणन हो रहा है या नहीं हो रहा, या संगुणित कैसे होता है, वियोजन कैसे होता है। देखिएगा 1/2 गुणांक आई की गणना कैसे करेंगे, 1/2 गुणांक आई की गणना कैसे करेंगे, हम इसकी गणना 1/2 गुणांक आई की गणना करनी है हमें। अच्छा आई को सही चला, आई की गणना कैसे करेंगे बच्चों। आई के मान की गणना करने के लिए सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया NaCl।
हमें NaCl का वांछा गुणांक निकालना है। NaCl का वांट हाफ गुणांक स्मॉल आई निकालना है। NaCl का वांट हाफ गुणांक निकालना, तो NaCl को तोड़ देंगे आयनों में, Na आयन प्लस Cl आयन, टूट गया आयनों में। अब वियोजन से पहले कितने मोल थे इसके? 1, इनके 0 0। वियोजन से पहले जब वियोजन हो गया तो इसमें से अल्फा मोल चले गए, इसका अल्फा इसका अल्फा बन गया, तो I बराबर क्या हो जाएगा? वांट हाफ गुणांक I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ, तो क्या बना? 1 प्लस अल्फा। और जब होता है पूर्ण रूप से वियोजित कोई चीज, जब कोई चीज कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से हो जाती है वियोजित बच्चों, वहां पर I की वैल्यू क्या होती है? यदि अल्फा की वैल्यू 1 होती है, पूर्ण वियोजन पर अल्फा 1 हो गया, तो I की वैल्यू क्या हो गई? I की 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गई। तो ये हो गया I के मान की गणना हो गई यहां पर। अब आता है एक और क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या आता है इसका वांट हाफ गुणांक। CaCl2 का निकालना हमें। CaCl2 का वांट हाफ गुणांक I। CaCl2 टूट गया अपने आयनों में, इसका शुरू में 1 मोल वियोजन से पहले, इनके 0 उनके 0। जब वियोजन हो गया इसमें से अल्फा गया और 2 थे, 2 अल्फा गए। पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा विलयन, पूर्ण रूप से वियोजन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, वो I की वैल्यू जो आएगी 1 प्लस 2 अल्फा आएगी, और यहां पर आप अल्फा का रखोगे, अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे, तो 1, तो I इक्वल टू क्या आया? 1 प्लस 2 इंटू 1, तो I की वैल्यू क्या आई? 3 आई। ठीक है, तो इस प्रकार आप अल्फा का मान, I का मान पता लगा सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको करने दे रहा हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका मान बता देंगे मुझे कितना आया अल्फा I का मान। कैल्शियम नाइट्रेट है CaNO3 का होल ट्वाइस के लिए वांट हाफ गुणांक, इसे आप मानेंगे पूर्ण वियोजित, पूर्ण वियोजन मानेंगे। तो कैसा आएगा इसमें I का मान? कैल्शियम नाइट्रेट हो गया पूर्ण रूप से वियोजित, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया पूर्ण रूप से वियोजित। इसमें 1 0 0, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, तो I की वैल्यू क्या आई? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो I 1 माइनस अल्फा ये कैंसिल हो गए, तो ये बन गया आपका 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितने हो गए? 3। तो आप इस प्रकार से वांट हाफ गुणांक का पता लगा सकते हैं कि वांट हाफ गुणांक क्या है किसका। तो वांट हाफ गुणांक का पता लगाने के लिए आप लोगों को मैंने ये तरीके समझाए। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है बच्चों कि वांट हाफ गुणांक का पता लगा लिया हमने, पर वांट हाफ गुणांक का पता लगाने के लिए हमने यूज भी कर लिए तरीके, परंतु वो कहता है कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, 80% ही हो रहा, 90% हो रहा, 20% हो रहा। तो हम कैसे लगाएंगे पता कि दिए गए विलयन का वांट हाफ गुणांक क्या है? तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको अब इससे जो अगला मेरा लेक्चर आएगा वीडियो, तो उसमें बताऊंगा आपको मैं कि वांट हाफ गुणांक
यदि पूर्ण रूप से ना हो रहा हो, विलयन का वियोजन पूर्ण रूप से विलयन में न हो रहा हो, 80%, 20%, 90% हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में वन हाफ गुणांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कहीं जाएंगे नहीं, तैयार रहेंगे, जल्द ही मेरा अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, थैंक यू, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।